सो वेलकम बैक। अब हमें बात करनी है कंक्रीट टॉपिक्स की। अब तक मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया और उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे जो हमारे रिवीजन सीरीज़ का पहला इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, वह है प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का। हमने अपने डिस्कशन में भी 5 प्राग ऐतिहासिक सांस्कृतिक चरण पहचाने हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको लिखकर मिला है वो तो आपको मिला ही है, ठीक है। मैं उसको आपके लिए यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ूंगा नहीं, ये आप समझ गए ना, वो आपको मिल चुका है, ठीक है। आपको बधाई हो। मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं है कि मैं कोई अलग से तथ्य लाऊंगा, वहाँ के भी तथ्य होंगे प्लस जो हमारी समझ है सब्जेक्ट की उसके अनुसार उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग समय का ध्यान रखेंगे, उस क्रमबद्धता का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए कि कोई विशेष तथ्य लिखा हुआ है और वो हमारी चर्चा के दौरान नहीं आया तो आप ये अपेक्षा मुझसे नहीं रखेंगे कि तुमने उसको क्यों छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए उस न्यूज़ को या उस संकलन को पढ़ने नहीं आया हूँ, ये बात समझ गए ना। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई नई चीज़ आ जाती है, ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर होगा, ठीक है, कि अगर आप पहले से जानते हैं तो ठीक है। असल मकसद है सुनने सुनाने का, ठीक है। आपको पता ना, हम बहुत सारे भजन गाते हैं, कुछ लोग गाते हैं, कुछ लोग पीछे से गाते हैं, सबको याद होते हैं, ठीक है। अब कोई कहे कि हमें याद है, हमें भी याद है, उससे नहीं होता। भजन का अपना महत्व है। आप जानते हैं, आप समझते हैं, हम वही चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं, लेकिन जब चर्चा होती है, उसकी बातचीत होती है, तो उसका होता है कंसोलिडेशन। ये बात समझ गए ना। एग्जाम्स में हमेशा सिली मिस्टेक्स जो होते रहते हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि जाने हुए को क्या करना, रिवाइज करना, क्योंकि ये घटना नहीं है, एक प्रक्रिया है। सुदृढ़ीकरण, नॉलेज का भी सुदृढ़ीकरण होना जरूरी है। तो आपको नई चीज़ें भी मिल जाएंगी, नई चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरानी जानी हुई चीज़ें भी अगर आप दोबारा सुन लेते हो, ठीक है, तो यह अपने आप में एक उपलब्धि होगी। इसी दृष्टिकोण के तहत हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के बारे में आपके पास बहुत सारे तथ्य होंगे, लिखकर भी दिए जा चुके हैं। यहाँ पर हम लोग उनकी बात करते हैं। हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं प्री हिस्टोरिक कल्चर्स, हिंदी में कहेंगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। आमतौर पे यह माना जाता है कि वैसी संस्कृतियां जिनमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, यानी कि जो निरक्षर थी। निरक्षर तो हम में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि नहीं? कोई निरक्षर यहाँ पे कोई निरक्षर नहीं है, लेकिन अभी आप तमिलनाडु चले जाएं तो हो जाएंगे निरक्षर, हो जाएंगे ना, हो सकते हैं, वहाँ के लिए तो हो सकते हैं, वहाँ के कल्चर के लिए हो सकते हैं। तो ये हम में से बहुत सारे लोग निरक्षर। अच्छा, यहाँ पर भी सबको लिखना पढ़ना थोड़ा आता है, आज भी नहीं आता सबको। तो उस जमाने में यह व्यक्तिगत दुर्बलता की बात नहीं है, बल्कि पूरी संस्कृति में लेखन कला का विकास हुआ ही नहीं था, ऐसी संस्कृतियों का रखा जाता है, ठीक है। तो कोई निरक्षर व्यक्ति नहीं किसी संस्कृति का, बल्कि पूरी संस्कृति ही निरक्षर। ऐसी निरक्षर संस्कृतियों को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं।
ये समझने वाली बात है कि इन संस्कृतियों का ज्ञान फिर हमें लिखित सामग्री के माध्यम से या लिखित साक्ष्यों के माध्यम से नहीं मिलेगा, इसलिए कि उन्होंने लिखा ही नहीं। तो ऐसी संस्कृतियों को जानने के लिए हमारे पास जो साधन है, क्योंकि ऐतिहासिक ज्ञान साधनों के ऊपर निर्भर करता है, वह क्या है? पूर्ण रूप से हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर करना पड़ता है। और पुरातात्विक स्रोत कैसे स्रोत होते हैं? तो यह मानव सभ्यताओं के या संस्कृतियों के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। उसमें उनके बने बनाए उपकरण हो सकते हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हो सकती हैं, और कभी कभी मनुष्य खुद हो सकता है। उसकी भी खोपड़ी अगर मिल जाए तो हम पहचान लेते हैं कि यह होमोसेपियन है, कि होमो इरेक्टस है, कि होमोसेपियंस सेपियंस है। तो इस तरह के पुरातात्विक साधनों के ऊपर इन संस्कृतियों का ज्ञान निर्भर करता है। अब पुरातत्व क्या है उसकी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, बस इतना मान लीजिए कि भौतिक अवशेषों का अध्ययन जो विविध प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए पुरातत्व विज्ञान भी एक बहुआयामी विषय के रूप में उभर रहा है, उभरता चला जा रहा है। ठीक है, जिसमें सामाजिक वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें साइंटिस्ट भी हैं, कोई पत्थर पढ़ता है तो कोई प्लांट पढ़ता है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। ये बात समझ गया? तो भारतीय इतिहास की वो कौन सी संस्कृतियां हैं या कौन से सांस्कृतिक चरण हैं जिनमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, या जिनकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक साधनों के ऊपर ही मिलती है? ऐसी संस्कृतियों की पहचान आपके क्लास नोट्स में भी की गई है और हमने भी अभी अपने डिस्कशन के दौरान किया है। ऐसे 5 चरण हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। उसमें से जो 2 चरण हैं, 3 चरण जो होंगे, उनका संबंध किसके साथ होगा? पाषाण काल के साथ होगा। पाषाण काल को हम कहते हैं स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल की जितनी भी सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं या जो भी सांस्कृतिक उपचरण हैं, वो सभी के सभी निरक्षर थे। उनमें कौन थे? तो पाषाण काल में सबसे पहले आता है पूरा पाषाण, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं पैलियोलिथिक। उसके बाद से आता है मध्य पाषाण, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग मेसोलिथिक। और उसके बाद से आता है उत्तर पाषाण। ठीक है ना? इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अपर। अपर इसलिए कहते हैं कि पुरातात्विक उत्खननों में जो सबसे बाद का चरण होता है, अपेक्षा यह होती है कि वो सबसे ऊपर पाया जाएगा। जो सबसे नीचे का होता है वो सबसे पुराना माना जाता है। हालांकि कभी कभी रिवर्स ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे नदियों का नाम सुना होगा आपने, और कुछ नदियां बदमाश टाइप की होती हैं, वो अपना रास्ता बार बार बदलती हैं। कोसी नदी बिहार में नाम सुना होगा। कभी किसी गांव के पूरब से बहती है एक साल, तो एक साल पश्चिम से बह जाती है, और किसी साल सोचती है कि क्या रखा है पूरा पश्चिम में, बीच का रास्ता लेते हैं, तो फिर पूरे गांव को, लोगों को विस्थापित कर देती है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा ही कोई पुरातात्विक स्थल हो और ऐसे ही कोई मंचली नदी हो और वो बह जाए उसके रास्ते से, तो क्या होगा? फिर वहां से तो विस्थापित हो गया वो, अब किसी दूसरी जगह पे जाकर क्या करेंगे? उसको डिपॉजिट करेंगे, तो वहां तो क्रम उल्टा हो जाएगा ना। वहां तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे चला गया, बीच वाला तो अभी भी बीच में रहेगा, लेकिन जो सबसे नीचे का चरण था वो सबसे ऊपर आ गया। लेकिन इस तरह की चीजें बहुत कम ही देखी जाती हैं, और जहां भी इस तरह की संभावनाएं होती हैं, इतिहासकारों के पास ऐसे साधन है कि वो पता लगा लेते हैं कि कोई इस तरह की घटना घटी होगी। आमतौर पे सबसे ऊपर वाला, इसको निम्न, इसको मतलब इसमें भी अगर देखें पूरा पाषाण में, ठीक है, तो इसमें भी अलग अलग तरह के पहचाने गए हैं। जैसे इसमें 3, इसमें आप कह सकते हैं उसको निम्न पूरा पाषाण। निम्न यानी कि लोअर, अभी उसी की बात हो रही थी, जो सबसे पुराना होगा, सबसे दीर्घकालिक भी होगा। फिर उसके बाद से क्या होगा? मध्य, ठीक है ना, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में नहीं लिख रहा हूं। और फिर क्या होगा इसमें? यहां पर होगा, चलिए थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हुआ है मुझसे, मैं अभी करेक्ट करता हूं इसको। यहां पर होगा उत्तर। उत्तर का मतलब क्या होगा? यहां पे अपर। यहां पर अपर नहीं होगा, यहां पे होगा नौ पाषाण। ठीक है ना, यहां पर होगा 9 पाषाण, और 9 पाषाण को कहते हैं नियोलिथिक। ये सारी अवस्थाएं कैसी अवस्थाएं हैं? प्रागैतिहासिक अवस्थाएं हैं ये। उसी तरह से बी, धातु युग की भी कुछ धातु युगीन संस्कृतियां भी निरक्षर रहीं। ठीक है, तो पाषाण युग की सभी और धातु युग की
कुछ संस्कृतियां प्रागैतिहासिक मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण को कहते हैं चाल्कोलिथिक। और भी नाम है, जैसे इसको कभी कभी न्यू स्टोन एज कहते हैं। ठीक है, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। अलग अलग नाम है, लेकिन अगर आप एक चीज समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे इसको। ठीक है ना। और फिर इसी में आता है महापाषाण। महापाषाण यानी कि मेगालिथिक। पीटी के प्रश्न दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? कौन प्रागैतिहासिक है, कौन प्रागैतिहासिक नहीं है, सबसे पहला कौन है, सबसे बाद का कौन है, सबसे बड़ा सबसे विकसित अवस्था और कौन सी है, सबसे पहले की अवस्था कौन सी है, इसमें से किसका संबंध धातु युग से है। ऐसे सारे प्रश्न क्या बन सकते हैं, इसके आधार पे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। ठीक है ना। तो 5 सांस्कृतिक चरण हमें दिखाई देते हैं, 3 पाषाण युग के और 2 धातु युग के, जिनको हम क्या कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां कह सकते हैं। इनकी सांस्कृतिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, और यही वजह है कि इनको एक साथ प्रागैतिहासिक माना गया है। और वो कॉमन सी चीज क्या है कि सभी के सभी निरक्षर थे। ठीक है, अब आइए कि इन संस्कृतियों के बारे में, ठीक है, ये अपने आप में ही यहां पे पीटी के प्रश्न बन सकते हैं। ये तो समझ गया ना इनकी क्रमबद्धता पर। अब इनमें इनके बारे में हम क्या जाने। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा ना कि तैयारी में कि ये जानना कि हम क्या जाने, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो जानने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब जो भी सूचनाएं आपको दी गई हैं, जो भी आपने पढ़ा है, उसमें से कौन अधिक महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। खुद भी आप जो जानते हैं वो, जो नहीं जानते हैं वो, क्या जानना है, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर आप उन्हें पहले से जान रहे होंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, कि क्या महत्वपूर्ण है। तो किसी भी प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में हम क्या जाने। ठीक है, तो हम यहां पर पहले उसकी बात करेंगे, फिर उसी योजना के अनुसार, ठीक है, एक सेट फॉर्मूला के अनुसार हम इनकी बात कर लेंगे। जब हम इसको समझ जाएंगे तो उसको समझना बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। तो हमें सबसे पहली चीज कि इतिहास में कालक्रम महत्वपूर्ण होता है, तो हमें इनका कालक्रम जानना है। कालक्रम को हम कह सकते हैं कि हमें इनकी क्रोनोलॉजी जाननी है। लेकिन फिर ये भी हम जानते हैं कि ऐसी संस्कृतियां जिनका ज्ञान सिर्फ पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है, उनका कालक्रम निश्चित रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यानी कि एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी नहीं, बल्कि रिलेटिव क्रोनोलॉजी। हम इतना जान सकते हैं कौन पहले कौन बाद में, उनका क्रम जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, न कि विशेष तिथि। इसलिए कि उस तरह की तिथियों का निर्धारण उपलब्ध साधनों के आधार पर हम कर ही नहीं सकते। इसलिए तिथियों को लेकर अगर भावुक होना भी है तो इतिहास के बाद की अवस्थाओं के लिए है, जहां निश्चित तिथियां मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन इतिहास के शुरुआती दौर के लिए अगर तिथियों को लेकर भावुक हुए आप, तो इसका मतलब आप अति भावुक हैं। ठीक है, विषय को लेकर उतना भावुक नहीं होना है। ठीक है, तो कालक्रम जानना है। कोई भी चीज जब लंबे समय तक चलती है तो क्या चलेगा आप बताइए, उसमें उपचरण दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो कहीं पे हमें उनका क्या दिख सकता है, चरण, यानी कि फेजेस दिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास विकास की प्रक्रिया का अध्ययन है। प्लस ये भी हम लोगों ने देखा कि हमारा ज्ञान किसके ऊपर निर्भर है, साधनों के ऊपर निर्भर है। तो हमें ये जानना चाहिए कि नहीं कि इनके बारे में जानने के लिए साधन कैसे उपलब्ध है हमारे पास। तो उन साधनों में सबसे उपयुक्त क्या है, उनके टूल्स, यानी कि उनके औजार जो हमें मिले हैं, उनके टूल्स, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया है। अब आप देखिए कि हमें क्या जानना है, पूरा पाषाण के बारे में क्या जानना है, कालक्रम, चरण, औजार। अगर इतना हम पहले से जान रहे हैं तो ठीक है, हम आश्वस्त हो सकते हैं क्या महत्वपूर्ण चीजें जान रहे हैं। ये बात समझ गया ना। तो ये एक तरह से फिल्टर भी है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके लिए विषय की अवधारणा से लेकर परीक्षा की जरूरत, पुराने साल के प्रश्न पत्रों का अवलोकन, बहुत सारी चीज़ों पर इसका ध्यान रखा जाता है। इसमें करंट का दृष्टिकोण भी शामिल होता है। ठीक है, तो इस कालक्रम में, इस क्रोनोलॉजी के विकास के इस चरण में, ठीक है, इन औजारों की सहायता से अब क्या विकास का फंक्शन क्या है, मतलब उसका अवधारणा क्या है। 2 तरह के साधन चाहिए, प्राकृतिक साधन और मानव संसाधन। बहुत ही सिंपल सी बात है।
विकास की प्रक्रिया तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक कि प्राकृतिक संसाधनों का मानव संसाधन के साथ मेल न हो। आज पूरी दुनिया में यही तो हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है आप बताओ? ग्लोबलाइजेशन है या भूमंडलीकरण है या जो भी आप बड़े बड़े नाम दे लो, अंततः हो क्या रहा है कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के रूप से पूर्ण है लेकिन उनके यहाँ मानव संसाधन नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मानव संसाधनों से पूर्ण है लेकिन उनके प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो मानव संसाधन युक्त क्षेत्रों को प्राकृतिक संसाधन युक्त क्षेत्रों के साथ मिला दिया जाए, उनका आदान प्रदान एक ऐसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सुनिश्चित कर दिया जाए कि सबके लिए लाभकारी हो। यही तो है पूरी अवधारणा। तो विकास चाहे वर्तमान समय में हो, चाहे भविष्य में होने वाला हो या अतीत में हो चुका हो, ठीक है, यह दो चीजों पर निर्भर करता है कि प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं और मानव संसाधन के विकास की अवस्था कैसी है। तो अगर हम इन दो चीजों को जान लें इनके बारे में, तो आपको नहीं लगता कि हम महत्वपूर्ण चीज जान चुके हैं? उसके बारे में सारी कथा कहानियां क्या हैं, बेकार हैं फिर? या फिर यह परीक्षा तो वैसे भी माना जाता है ना कि असाधारण की तो तैयारी हो नहीं सकती, लेकिन साधारण की ही असाधारण तैयारी करनी है हमें, ठीक है ना? तो हमें लगता है कि हमें इनकी मतलब क्या कह सकते हैं, जलवायु दशा जाननी चाहिए। जलवायु क्लाइमेट के लिए सही शब्द है ना हिंदी में? पर्यावरण भी लिख सकते हैं, पर्यावरण। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमें इनके क्लाइमेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्यों क्लाइमेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए कि क्लाइमेट का सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या जानना चाहिए? मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब ये है कि मानव की कौन सी प्रजाति इस समय थी। आज तो मानव संसाधन हम लोग एजुकेशन के जरिए और पता नहीं किन किन चीज़ों के जरिए विकसित कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी समय में प्रकृति ही मानव संसाधन का भी नियंत्रण करती थी। तो अगर होमो इरेक्टस अपने हाथ फ्री करके पैरों पे खड़ा हो सका, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा संसाधन संपन्न था बाकी दूसरों से? अब वो कॉलर पकड़ के थप्पड़ मार सकता था किसी को, बाकी लोग डिफेंस भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको अभी चार पैरों पर ही रहना था। ये बात समझ गए आप? अगर उसकी शरीर की रचना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, वो ज़्यादा तेज दौड़ सकता था, तो ज़्यादा संसाधन संपन्न था या नहीं था? अगर उसकी क्रेनियल कैपेसिटी, जिसको दिमाग में होता है ना ग्रे मैटर जिसमें रखते हैं, अगर वो कैपेसिटी ज़्यादा थी तो दूसरों से ज़्यादा साधन संपन्न था या नहीं था? या कुछ नहीं तो अगर उसकी पूंछ हो गई, इतिहास में हम लोग मतलब भूगोल और बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डार्विन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, कि कभी हमारी भी पूंछें हुआ करती थी। आप उम्मीद कीजिए कि अगर आज भी हमारी पूंछें होती तो हमारा जीवन कैसा होता? क्या हम इतने ही सुखी होते जितने आज हैं? या पूंछें हमारी बाधा, पूंछें हमारे लिए बाधा बन के आती? कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो मतलब कभी ऐसे गुण शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है, जैसे भी गुण हो जो हमारे अंदर विकसित होते हैं, चाहे प्रशिक्षण की वजह से या चाहे प्राकृतिक दशाओं की वजह से, वो हमारे लिए मानव संसाधन ही तो है, ठीक है ना। तो मानव प्रजाति यानी कि ह्यूमन स्पीसीज हमें जान लेनी है कि किसके समय में क्या था। अब देखिए सिंगल स्टोरी, इसी को कहानी कहते हैं इतिहास की। इतिहास की कहानी का मतलब ये नहीं कि कौन राजा कब पैदा हुआ। सिंपल सी बात है कि इस मनुष्य ने इस जलवायु में रहते हुए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हुए यहाँ के समस्याओं का सामना करते हुए, ठीक है, किससे? इस तरह के उपकरणों से ऐतिहासिक विकास के इस चरण में कैसा जीवन जिया, यही तो जानना है हमें। मौलिक सूत्र ही। इतना अगर समझ गए तो होगी तैयारी पूरी। इतना अगर नहीं समझ गए तो ढूंढते रहिए पत्थर के टूल्स, याद करते रहिए उनका साइज, ठीक है, कि उनको ऐसे छल्ले से बनाया गया है तो उनको निठल्लों ने मिलकर बनाया है, ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे इतिहास की किताबों में लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों जानना उतनी कहानी हमें, उतनी विस्तार में क्यों जानना हमें, ठीक है। और जलवायु दशा, भौगोलिक दशा भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, ज्योग्राफी भी कह सकते हैं कि भौगोलिक दशा क्या थी। जलवायु या पर्यावरण भौगोलिक दशा का ही हिस्सा है, और बड़े स्तर पर इसको हम भौगोलिक दशा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि भौगोलिक दशा में और भी चीजें आ जाती है ना, जैसे पारिस्थितिकी आ जाएगी, इकोलॉजिकल कंडीशन आ जाएगा, हम लोग देखेंगे उन सबको, ठीक है ना। अब आइए छठा, और क्या हो सकता है कि कैसा जीवन आज भी आर्थिक से ही तो निर्भर होता है ना ज्यादा। अब भूटान जैसे कुछ देश हैं जिन्होंने बना लिया है हैप्पीनेस इंडेक्स, लेकिन आज भी हम लोग भौतिक विकास को कैसे मापते हैं? कैलोरी के हिसाब से ही मापते हैं, सुविधाओं के हिसाब से ही मापते हैं, इसी के हिसाब से मापते हैं ना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस मनुष्य ने कैसा जीवन जिया, यानी कि इनका
अंग्रेजी में कहते हैं सबसिस्टेंस पैटर्न, और हिंदी में क्या कहेंगे? जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह पद्धति, जीवन निर्वाह पद्धति यानी कि सबसिस्टेंस पैटर्न कैसा था। ठीक है, सातवां भी हो सकता है इसमें, और वो क्या हो सकता है कि सेटलमेंट पैटर्न। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी तो है ना, दूसरे डिसिप्लिन से भी कुछ चीजें लेनी पड़ती हैं। तो सेटलमेंट पैटर्न के लिए एक वर्ड शायद यूज होता है, वह है अधिवास। ठीक है, यानी कि इनका सेटलमेंट पैटर्न कैसा था और इनका सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, सबसिस्टेंस पैटर्न कैसा था। अगर ये हम समझ गए तो समझ गए। ठीक है, अब अधिवास में कुछ चीजें आ सकती हैं। अधिवास में क्या क्या आ सकता है, जैसे यहां पर उनका वर्ड में इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो साइट्स मिले हैं वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों से मिले हैं, जहाँ से मिले हैं क्यों मिले हैं, जहाँ से नहीं मिले हैं वहाँ क्यों नहीं मिले हैं। जो भी व्याख्या हम लोग संभव कर पाते हैं उस तरह की व्याख्या की बात कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से यहीं पर मतलब इसको क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे? भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण या विस्तार कह सकते हैं इसको। उसके बाद से क्या हो गया? इकोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कि इनकी पारिस्थितिकी, मैंने सही लिख दिया पारिस्थितिकी। और फिर उसके बाद से इनके मतलब जो आवासीय ढांचे, जिसको हैबिटेशनल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अच्छा, जगह जगह मैं कभी हिंदी कभी अंग्रेजी यूज कर रहा हूं, यहां चूंकि अंग्रेजी पहले है तो इसी को लिखते हैं पहले, हैबिटेशनल स्ट्रक्चर। हैबिटेशनल स्ट्रक्चर यानी कि भवन या आवासीय ढांचे, थे भी या नहीं थे। अब इन सब के बाद एक और भी हम लोग जोड़ सकते हैं, और वो क्या है? अदर्स, अन्य उपलब्धियां। अन्य उपलब्धियां समझते हैं ना, हम विकास की जिस अवस्था की बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि कालांतर में अन्य ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। राज्य निर्माण कहाँ होगा? यहीं पर होगा। ठीक है, धर्म संस्कृति का उदय कहाँ होगा? यहीं पर होगा। ठीक है, आर्ट कल्चर सब कहाँ पर उभरेगा? इसी में उभरेगा। लेकिन उसके लिए बहुत सॉलिड आधार कहाँ से मिलेगा? जलवायु, जीवन निर्वाह यानी कि सबसिस्टेंस पैटर्न, ये बाद में अर्थव्यवस्था का रूप ले लेगा। सेटलमेंट पैटर्न, बाकी सारी चीजें इसमें शामिल होती चली जाएंगी। यहाँ पर कितने हैं? 1 to 8। और वहाँ पे कितने तरह के सांस्कृतिक पैटर्न हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे? 5। कभी भी लाइफ इतनी मैथमेटिकल नहीं होती, लेकिन 8 into 5 कितने हो गए? 40। 40 ही होता है ना। 40 मौलिक फैक्ट्स हैं हमारे पास प्री हिस्ट्री के। अगर इतना हम जान गए तो जान गए, इससे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उनको जानने देंगे। बात समझ गए ना, हमारा काम इतने से चल जाएगा। इसके बाहर जो है वो उन लोगों के लिए है, उन वीरों के लिए है जो वीरगति प्राप्त करने के लिए ही बने हैं। ठीक है, जिनका गौरव वीरगति प्राप्त करने में, युद्ध विजय में नहीं, हाँ, वीर की गति प्राप्त करने में। तो ज्ञान पिपासु जो लोग हैं उनके लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अपने विवेक का प्रयोग किया, हमने अपनी जागरूकता का प्रयोग किया, हमने वह चीज पहचानने की कोशिश की कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है किसी टॉपिक में, उसके अनुरूप हमने जान लिया। हमारे पास अगर ऊर्जा बची है, अगर हमारे पास इतनी योग्यता है, तो हम ऐसे ही दूसरे क्षेत्रों में जाकर और अधिक उपयोगी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, न कि एक ही जगह तालाब खोदना अगर हम शुरू कर देंगे तो फिर तो फंस जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा। तो दृष्टिकोण समझ में आ गया। अब आप बताइए, क्या आप इन सबको लेकर स्पष्ट हैं? आपकी जो भी सूचनाएं आपके मटेरियल में दी गई हैं वो इन्हीं से संबंधित हो सकती हैं। कुछ हो सकता है इनसे संबंधित ना भी हो, कुछ एडिशनल विस्तार भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मुझे आपको रिवाइज करना है, तब आप समझ गए कि हम क्या करने जा रहे हैं अगले कुछ मिनटों में इस क्लास में, कि पैलियोलिथिक उठाएंगे और उसके बारे में कितने पॉइंट्स? 8 पॉइंट्स कर लेंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसी तरह से मेसोलिथिक उठाया, और जरूरी नहीं कि हर जगह 8 ही पॉइंट मिले, क्योंकि कभी कभी इतिहास में चीजें क्या होती हैं, निरंतर रहती हैं।
तो जहां निरंतरता होगी वहां पर फिर अगला पॉइंट कोई बनेगा नहीं। तो दृष्टिकोण क्लियर है। चलिए इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले किससे बात शुरू की जाए? पूरा पाषाण से शुरू की जाए। पूरा पाषाण, हमें क्या जानना है कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है? तो पूरा पाषाण का अगर हम कालक्रम देखें तो यह 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 2 MYA से लेकर 10,000 BP तक का है, जो कि हम लोगों ने उस डिस्कशन में भी देखा था। ठीक है ना? उसी तरह से अगर चरण देखें हम, दूसरी चीज जो इनके बारे में क्या है, चरण, तो 3 सांस्कृतिक चरण देखिए हम लोग पहले से कर चुके। 3 सांस्कृतिक चरण दिखाई देते हैं। उनको क्या कहते हैं? निम्न, उनको कहते हैं मध्य, और उनको कहते हैं उत्तर। और इन सांस्कृतिक चरणों का जो निर्धारण किया गया है वह किनके ऊपर किया गया है? इनके औजारों की बनावट एवं तकनीक। आपने सुना होगा ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अगर आप आविष्कार देखते हैं तो आवश्यकता के बारे में कुछ अनुभव कर सकते हैं कि नहीं, कुछ आकलन कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब अगर तलवार किसी के घर में मिले तो आप क्या सोचेंगे? सब्जी काटने के लिए रखा है। उसकी महत्वाकांक्षा का अंदाजा उस तकनीक से पता चल गया कि नहीं? उसकी प्रकृति से पता चल गया। कोई अपने घर के अंदर राइफल रखा हुआ है और आप जाएं और बोले कि चिड़िया मारने के लिए रखे, तो आप मान लेंगे उस चीज को? यानी कि उपकरणों को देखकर मंतव्यों का आकलन किया जा सकता है कि नहीं? हम और अधिक स्पष्टता के साथ कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि हमारे पास व्यवहार के निश्चित मॉडल हैं। हम देखते हैं कि राइफल का किस तरह से इस्तेमाल होता रहा है, तलवार का इस्तेमाल किस तरह से होता रहा है। लेकिन यहाँ पे काम कठिन है, क्योंकि हमने देखा नहीं कि पत्थर के जो पुराने उपकरण थे उनका आदि मानव ने किस तरह से प्रयोग किया। ठीक है, उन पत्थरों को किसी के ऊपर लुढ़का दिया था या उन पत्थरों के साथ खुद लुढ़क रहा था। ठीक है, इस तरह की बहुत तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमने उनको प्रयोग में देखा नहीं तो हमारा काम थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आकलन तो फिर भी आकलन ही होता है। ठीक है, निश्चित ज्ञान तो कहीं नहीं मिलता। तो अगर इस तरह से देखा जाए, अब इनके अंदर क्या है इसकी क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, इतना मान लेंगे कि इसमें सबसे बड़ा, अगर सभी पाषाणिक चरणों में देखा जाए तो सबसे दीर्घ चरण कौन सा होगा? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण में सबसे दीर्घ कौन सा होगा? निम्न। इसलिए कि जैसे जैसे इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं, विकास करने की हमारी क्षमता और भी अधिक तीव्र होती चली जाती है। आज देख लीजिए ना कि 90s से लेकर अब तक जो परिवर्तन हुए हैं पिछले 100 सालों में नहीं हुए थे। क्यों? हमारी परिवर्तन करने की क्षमता वक्त के साथ बढ़ती चली गई कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है? हमें इनके औजार या उपकरण देखने हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो निम्न है, यानी कि जो लोअर पैलियोलिथिक टूल्स माने जाते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, इनमें अगर हम उपकरणों को देखें पहले, मतलब इसके वाले के, तो इनको कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड अंग्रेजी में कहते हैं कोर टूल्स। ये बड़े बेडौल हैं, अनगढ़े हैं। ठीक है, इनको टूल्स के रूप में आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है ना? क्रोड इसलिए कहते हैं कि ये पत्थर के मुख्य भाग से बने हैं। अगर मान लीजिए कि हमें पत्थर के उपकरण बनाने हैं और 2 पत्थरों को हमने एक दूसरे पर टकराया तो कुछ इसमें से छिटक के दूर गिरेगा, उसको फलक कहते हैं। तो अभी फलकों पे ध्यान नहीं था, अभी किसके ऊपर ध्यान था? जो हाथ में बचा हुआ है क्रोड, उसके ऊपर ध्यान था। ठीक है ना? तो ये क्या है? क्रोड की प्रकृति क्या है कि भारी हैं एवं बेडौल हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर इनकी जो प्रकृति है उनमें कुछ उपकरण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे एक हैं खंडक उपकरण। खंडक, गंडासा समझते हैं ना, कुछ इस तरह के उपकरण हैं। अंग्रेजी में इनको कहते हैं चॉपर, चॉपिंग। कुछ हैं जिनको हम कह सकते हैं, मतलब ये हम लोग इनकी प्रकृति की बात कर रहे हैं, कॉमा दे के लिख लेते हैं, उनको कहते हैं हस्त कुठार, यानी कि हैंड एक्सेस। और फिर कुछ हैं जिनको हम कहते हैं विदारिनी।
इसको हम कह सकते हैं CLEAVERS, क्लेवर्स। तो इन 3 तरह के उपकरणों का संबंध किसके साथ है? लोअर पैलियोलिथिक के साथ है। क्लियर है ये? अगर हम स्कूल्स को देखें, जैसे होता है ना कि इंडस्ट्री एक वर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उपकरणों की बात हो रही है तो कुछ स्थलों की बात भी कर ले, ठीक है ना? तो सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी वो डिस्कवरी की थी एक जियोलॉजिस्ट ने, भूवैज्ञानिक ने, जिनका नाम था सर रॉबर्ट ब्रूस फूट। 1860 के दशक में, एग्जैक्ट ईयर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, शायद ये 63 था, है ना? 1860 के दशक में मद्रास में, उस समय मद्रास एक जगह है पल्लावरम, पल्लावरम में भाई साहब ने एक ढूंढा हस्त कुठार। वहां रेलवे वगैरह के सिलसिले में कुछ काम चल रहा था और ये जियोलॉजिस्ट थे, और इस तरह से यह जियोलॉजिस्ट बन गया क्या? भारतीय पुरातत्व का पिता, इंडियन आर्कियोलॉजी अगर कहे, या प्राग इतिहास का, मतलब इंडियन प्री हिस्ट्री के फादर के रूप में इन्होंने एक ख्याति पाई। और ये हस्त कुठार था, और ये हस्त कुठार जो था, इसकी जो सिमिलरिटी थी, फ्रांस में एक जगह है एशियोल, वहाँ पर पाए गए हस्त कुठारों के साथ। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि प्राचीन युग में, जबकि आधुनिक यातायात तथा संचार के साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी प्रस्तर उपकरणों को बनाने की जो तकनीक है पूरे विश्व में लगभग एक ही तरह से देखी गई है विकसित होते हुए। इसका मतलब है कि मानव मस्तिष्क में कुछ तो सार्वभौम है, कुछ तो यूनिवर्सल है, समान परिस्थितियों में हम लोग समान तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो इसलिए इस टूल को एशुलियन टूल भी कहते हैं। कौन सा टूल? एशुलियन, हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, एशुलियन। तो अगर पूछे कि भारत में पाए जाने वाले कहाँ के उपकरणों की समानता एशुलियन से है, तो यह मद्रास, पल्लावरम, ठीक है। और यहां पर इसको मद्रास इंडस्ट्री भी कह देते हैं। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जब तकनीकी रूप से समानता हो, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। सो मद्रास इंडस्ट्री के उपकरण हस्त कुठार हैं। किसने ढूंढे थे? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ढूंढे थे। क्लियर? लेकिन ये सबसे पुराने उपकरण नहीं है, ये सबसे पहले ढूंढे गए उपकरण तो जरूर हैं, लेकिन सबसे पुराने उपकरण नहीं। सबसे पुराने जो थे, ठीक है, मैंने, ये है पहली खोज। सबसे पुराने जो उपकरण ढूंढे गए हैं, सबसे प्राचीन, वह ढूंढे गए हैं, एक जगह है, आज पाकिस्तान में है, ठीक है, आज के पाकिस्तान में वो जगह है। और वहां पे सॉल्ट रेंजेस का नाम सुना होगा आपने, नमक की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। पोतवार प्लेटो का नाम है, ठीक है ना, पोतवार पठार हम कह सकते हैं। उस क्षेत्र में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सोन, इसलिए इस इंडस्ट्री को सोहन इंडस्ट्री भी कहते हैं, या सोन इंडस्ट्री भी। सोन के लिए कभी कभी सोहन वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। और इस नदी की घाटी में, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा नहीं है वो, हथनौर तो इधर उसकी तरफ है, मैं बताता हूँ उसका नाम, अभी मुझे याद आ रहा है, अभी बता दूंगा। सोहन नदी, एक तो मद्रास इंडस्ट्री है, मैं इसका नाम बताता हूँ आपको, अभी मुझे अभी तुरंत याद आएगा वो, ठीक है। अभी सोहन इंडस्ट्री के टूल्स, पोतवार प्लेटो। और ये क्षेत्र कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर प्रदेश, ठीक है ना, आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में। यहां जो टूल्स मिले हैं ये सबसे पुराने टूल्स हैं, ठीक है ना। और इन टूल्स के आधार पर ही पूरा पाषाण का कालक्रम निर्धारित किया गया है 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये बात समझ गए आप? अब प्रश्न कैसे बन सकते हैं? बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज को, कि सबसे प्राचीन टूल्स भारत के किस क्षेत्र से पाए गए हैं। ए ऑप्शन पोतवार प्लेटो, बी ऑप्शन नर्मदा घाटी, सी ऑप्शन कावेरी घाटी, डी ऑप्शन गंगा घाटी। आप समझ गए ना? कुछ इस तरह से। किस नदी घाटी से पाए गए हैं? नदियों के नाम पर हो सकता है, सोहन नदी घाटी से पाए गए हैं, किस क्षेत्र से पाए गए हैं, ये सब इस तरह से। तथ्य तो सीमित ही हैं, प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति क्या होती है, वो बदलती रहती है, कि अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो ये दो इंडस्ट्री आप याद रखिए, सोहन इंडस्ट्री और मद्रास इंडस्ट्री, एक में सबसे पुराने और एक में सबसे पहली खोज की गई। और पल्लावरम जो निम्न पूरा पाषाण काल के जो ये टूल्स हैं वो कुरोड़ कहलाते हैं, भारी और बेडौल हैं, और इसमें 3 प्रवृत्ति खासतौर से दिखाई देती है, खंडक, हस्तकुठार और विदारणी। यह स्पष्ट है। अब आइए मध्य, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ। तो मध्य पूरा पाषाण काल में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बस इतना है कि अभी भी प्रस्तर उपकरण है, लेकिन फलक, फलक समझते हैं ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्स, का भी इस्तेमाल होने लगा, ठीक है ना। और फ्लेक्स को ढूंढा गया, नेवासा एक जगह है महाराष्ट्र में, HD संकालिया इसके पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने इस जगह को ढूंढा और यहाँ से उन्होंने फ्लेक इंडस्ट्री की खोज की थी। और इस आधार पर ऐसा माना गया कि अधिक विकसित अवस्था है, क्योंकि अब मनुष्य का ध्यान क्रोड़ से हटकर, यानी कि कोर से हटकर किसकी तरफ जा रहा है, फलक की ओर भी जा रहा है, और उसके इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद से जब तक हम लोग आते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल में, तो यहां पर आते आते अब नहीं, नौ पाषाण नहीं होगा, ध्यान रखिए, हम लोग बात पूरा पाषाण की कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया था। और पूरा पाषाण के क्या हैं, 3 चरण हैं। निम्न में ये 3 आ गए, फिर मध्य में ये, और फिर अब उत्तर। इसको उच्च भी कह सकते हैं, उच्च कहते भी हैं, अपर कहते हैं। अपर को आप उत्तर मतलब बाद, उच्च का मतलब जो उछले स्तर से अपाया गया है। ये पुरातत्व के ज्ञान के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। उच्च बोल सकते हैं, ठीक है, निम्न है तो उच्च भी बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो लिख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, अंग्रेजी में लिख, थोड़ा बहुत तो माफ कर ही सकते हो ना हिंदी अंग्रेजी को लेकर मुझे, ठीक है। अभी धीरे धीरे आएगी मेरी हिंदी जोश में, अभी आ नहीं रही है, ठीक है ना। तो इसको उत्तर को हम उच्च ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी में लिखा तो था कहीं पे अपर पैलियोलिथिक, वही है वो, ठीक है। यूपीएससी भी कहती है ना कि जहां संदेह हो वहां कौन सा वर्जन, इंग्लिश वर्जन ही माना जाएगा ना, तो इंग्लिश वर्जन आपके पास है तो कोई संदेह की आवश्यकता नहीं। अब यहां पर ना ऐसे फ्लेक्स को ना तेज किया जाने लगा, मतलब थोड़ा सा उनको बहुत चेतना, मतलब उनको अब, पहले तो एक्सीडेंटली इसका इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो अब उनको हम लोग कहते हैं ब्लेड्स, ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। अब अंग्रेजी में तो ऐसे लिख देते हैं ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स। अब आप लोग बताओ मुझे हिंदी में इनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, धारदार फलक, ठीक है ना, धारदार और फलक का इस्तेमाल, ठीक है। तो मतलब फलकदार ही है, इसके बाद से फलक का इस्तेमाल। अब आप बताइए कि कौन कौन से टूल, अब प्रश्न कैसे बनेंगे, आप दिमाग में रखिए कि आपको प्रस्तर उपकरणों की एक सूची दे दी जाएगी, ठीक है ना, कि इन पर विचार कर लें। आपने पढ़ा, आपने विचार कर लिया, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उपरोक्त में से किसका संबंध निम्न से है, उपरोक्त में से किसका संबंध मध्य से है, या उपरोक्त में से किसका संबंध किसी और चरण से है। प्रश्नों की प्रकृति समझ लेना, हो सकता है कि मैचिंग सवाल भी पूछ दे, हो सकता है कि एक दो, और आजकल तो यूपीएससी आपको पता ही है किस तरह के सवाल पूछे जा रही है, ठीक है। तो इतना कुछ हम इनके टूल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनके क्लाइमेट की, अभी बात किसकी हो रही है, पूरा पाषाण की ही बात हो रही है। अगर हम इनके जलवायु की बात करें तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस में अंग्रेजी में एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लीस्टोसीन। स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, आई पहले होगा या बाद में होगा, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन की हिंदी होती है नूतनतम, नूतनतम युग, ठीक है, नूतनतम ही कहते हैं इसको, प्लीस्टोसीन। अब बताइए कि प्लीस्टोसीन क्लाइमेटिक कंडीशन के तौर पे अपनाया, मतलब माना जाता है कि पूरा पाषाण काल में जो जलवायु की प्रकृति थी वैसी ही थी, और इसकी 2 विशिष्टताएं थी। एक तो क्या है कि यह शुष्क था एवं
शुष्क एवं शीत। आप कह सकते हैं इसको कोल्ड एंड ड्राई या ड्राई एंड कोल्ड। कोल्ड होगा तो ड्राई होगा ही, सिंपल फिजिक्स का रूल है इसमें, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर ऐसी जीवन दशा हो कि क्लाइमेट क्या हो, ड्राई हो और क्या हो, कोल्ड हो, तो पृथ्वी की स्थिति कैसी होगी, संसाधन कैसे होंगे? आप में से कुछ लोग, आप में से कितने लोग पोल पे जाके जी सकते हैं आज के दौर में? एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं डीडी कोसाम्बी, उनका कहना है कि अगर आप प्राचीन जीवन शैली को समझना चाहते हैं तो एक काम करें, अभी भी कुछ लोग उन दशाओं में जंगलों में जी रहे हैं, आप जाइए उनका अध्ययन कीजिए, आपको प्राचीन जीवन के बारे में कुछ जानने को मिल जाएगा। इसी को एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इसी को एथनोग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। इसके पायनियर हैं डीडी कोसाम्बी, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप साइड में लिखते चलें कहीं, ठीक है ना। अभी जो डीडी कोसाम्बी ने यह बात कही है, जो कि नृविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी के लिए है, यह प्रकृति के लिए भी है, कि आज भी वह जलवायु जो कि शुष्क है, जो कि शीत है, इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विद्यमान है। और कहाँ पे विद्यमान है ये, आप बताइए। आपने नॉर्थ पोल का नाम सुना होगा, साउथ पोल का नाम सुना होगा, इक्वेटर। तो अगर आप जाएं पोल पे रहने के लिए तो आपको वहां कैसे साधन मिलेंगे? वहां खेती कर लेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? समझ गए ना। तो आप कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा था जब इक्वेटर के एरिया को छोड़कर, जहां पर कि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, पृथ्वी का अधिकांश भाग उसी तरह से था जैसे आज का पोल। आज बर्फ की चादर यहां तक है, आप इमेजिन कीजिए कि बर्फ की चादर क्या थी, काफी विस्तृत थी। ये बात समझ गए। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहां पे होंगी? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आपको पता है ना कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट कितना आता है। जीवन की उत्पत्ति कभी कभी अफ्रीका से मानी जाती है। आउट ऑफ अफ्रीका फेनोमेना का नाम भी आपने सुना होगा कि आधुनिक मानव प्रजाति कहाँ से निकल कर आई? अफ्रीका से निकल कर आई। तो आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। अगर इस समय में रेनफॉल अगर कहीं हो रहा है तो उसकी संभावनाएं कहाँ पे हैं? पोल के ऊपर है। बाकी क्षेत्रों में क्या है? या तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की शुरुआत नहीं हुई है, वर्षा का चक्र भी प्रारंभ नहीं हुआ है, जो पृथ्वी की सतह है वह बर्फ की चादर से ढकी है, तो मिट्टी के ऊपर न तो सनलाइट और न ही रेनफॉल, तो जैविक गतिविधियां क्या होंगी? कम होंगी। तो जैव विविधता भी कम होगी, तो संसाधन कम होंगे कि नहीं होंगे? आपने कभी पोलर बियर बिरयानी का नाम सुना है? पोलर बियर बिरयानी की बात कर रहा हूं, सिर्फ बिरयानी की नहीं। क्यों? इसलिए कि वहां जो जानवर होंगे वो काफी हेवी होंगे, ठीक है, काफी क्रूड होंगे, उनके अंदर फैट ज्यादा होगा, उनकी बोन्स काफी स्ट्रांग होगी, उनका शिकार करना आपके लिए मुश्किल होगा। वो पड़ोसी की मुर्गी की तरह नहीं कि आपने दबोच लिया दौड़ा के। ये तो बात आप समझ रहे हैं। तो अब उस अवस्था में आप समझ लीजिए कि हमारे संसाधन कहां से आते हैं? या तो वनस्पति से या जीव जंतुओं से। तो पृथ्वी के संसाधन पृथ्वी में लॉक है कि नहीं? प्रकृति ने उनको लॉक कर रखा है कि नहीं, बर्फ की चादर से। तो फिर जीवन के लिए संभावनाएं क्या होंगी, कितनी होंगी? वर्षा हो नहीं रही, ठीक है, भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है नहीं, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एक सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध हैं। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि उतने लंबे समय तक, ठीक है, हम लोग सिर्फ आखेटक बने रहे, हम लोग सिर्फ खाद्य संग्राहक बने रहे और मृत जानवरों का मांस खाते रहे। इसलिए कि जानवर या तो इतने बड़े थे कि हमें वेट करना पड़ता था कि तुम मरो हम खाएं, या नहीं तो उनसे बड़ा कोई जानवर होता था, उनको मार के आधा खा के छोड़ देता था, तो फिर हम मनुष्य वहां पहुंचते थे और फिर उसमें अपना हिस्सा हम लोग अपना क्लेम करते थे। मृत जानवरों का मांस तो लोग आज भी खा लेते हैं कभी कभी। आपने पता नहीं खाया है कि नहीं खाया है, मेरी तरफ मत देखो, मैंने भी नहीं खाया है, ठीक है। अब एक और विशेषता थी इस समय की कि इस पूरे प्लीस्टोसीन दौर में ऐसा माना जाता है कि जलवायु में समानता नहीं रही, परिवर्तन होते रहे। और आइस एज का नाम सुना है कभी आपने? ठीक है, हिमयुग भी कहते हैं, इस पूरे को हिमयुग कहते हैं। लेकिन हिमयुग की एक विशेषता ये थी कि उसमें कुछ ऐसे चरण आए जिसके लिए प्रयोग किया जाता है अंतरहिमानी, इंटरग्लेशियल या फेज ऑफ इंटर ग्लेशिएशन। सो हमारे पास ग्लेशिएशन है और इंटरग्लेशिएशन है। कभी कभी ये बर्फ पिघली भी, ठीक है, बर्फ पिघल के कहां गई? पोल की तरफ गई।
तो जैसे ही बर्फ पिघली होगी और बर्फ की चादर संकुचित हुई होगी, अधिवास का एक्सपेंशन हुआ होगा। और जैसे ही फिर से हिमानी युग आया होगा, ग्लेशिएशन का फेज आया होगा, वैसे ही फिर से मानव अधिवास का क्या हुआ होगा, संकुचन हुआ होगा। कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि ऐसा ही हुआ होगा। यानी कि इस पूरे चरण में, जिसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं, मनुष्य प्रकृति के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा। और अगर जो भी थोड़ी बहुत विकास की संभावनाएं पैदा हुई, वो कब पैदा हुई, जब इंटरग्लेशिएशन के फेज में हम लोग आए, तब पैदा हुई। इसी कारण कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि अभी भी हम लोग अद्यतन युग यानी कि होलोसिन में नहीं जी रहे हैं, बल्कि ऐसे ही किसी अंतर हिमानी में जी रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में हो सकता हो कि फिर से हिम युग की वापसी हो जाए, फेज ऑफ ग्लेशिएशन आ जाए और हमारी सारी सभ्यता का विनाश हो जाए। हॉलीवुड वालों ने तो इस विषय पर फिल्में भी बना रखी, देखा होगा आप लोगों ने। तो अपने आप को रखिए उस सिचुएशन में और जीवन की कल्पना कीजिए कि आपके संसाधन कैसे होंगे। पोल पे चले जाएं तो गेहूं धान तो आपको मिलेगा नहीं, काई मिलेगी ग्रीन ग्रीन, चाहे तो खा सकते। जानवर भी ऐसे मिलेंगे जिनका डोमेस्टिकेशन आप नहीं कर सकते। डोमेस्टिकेशन अगर कर भी लिया तो जानवर को क्या खिलाएंगे आप? संसाधनों के ऊपर तो सीमाएं हैं ही। तो ये हो गया जलवायु का प्रभाव। और अगर मानव की बात करें, मानव प्रजाति की बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे चरण में मानव भी अभी विकास की अवस्था से गुजर रहा है। इसलिए कि जिसको हम निम्न कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण, उस काल में जो मनुष्य है उसके लिए वर्ड यूज होता है होमो इरेक्टस। बहुत ही संसाधन संपन्न था, इसके दोनों हाथ फ्री थे, दो पैरों पर खड़ा हो सकता था, इसलिए इसको होमो इरेक्टस कहते हैं। उसके बाद से जो प्रजाति आती है निम्न, यानी कि निम्न के बाद जो मध्य काल आता है, इसमें जो प्रजाति आती है उसको कहते हैं होमो सेपियंस। कर्नियल कैपेसिटी ज़्यादा थी, कितनी थी छोड़ दो, 1200 थी कि 1500 थी। जैसे आज होता है ना कार की वैरायटी जो होती है, ये 800 सीसी का है, ये 1500 सीसी का है। हम लोग भी उतने ही हैं जितने की उस वाले में जिसको आप लोगों ने उच्च कहा और जिसको मैं अब तक उत्तर लिखता रहा, ठीक है, यानी कि अपर। इसमें हमें 2 बार मिलता है होमो सेपियंस सेपियंस। अब ये होमो सेपियंस सेपियंस को ही आधुनिक मानव कहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछे कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो आपको पता है कब हुई। प्रागैतिहासिक काल में हुई, पूरा पाषाण काल में हुई, और पूरा पाषाण काल के किस सांस्कृतिक चरण में हुई? सबसे बाद वाले में, जिसको हम उच्च पूरा पाषाण या उत्तर पूरा पाषाण कहते हैं, अपर पैलियोलिथिक कहते हैं। अब आप देखिए कि मानव संसाधन हमारे पास विकसित हो चुका है, हम लोग वैसे ही हैं जैसे कि हमारे पूर्वज थे, कोई अंतर नहीं है। शारीरिक बनावट में कोई अंतर नहीं है, मानसिक क्षमता में कोई अंतर नहीं है, भावनात्मक अभिव्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। बस एक चीज में हम लोग इनसे आगे हैं, वो क्या है? ऐतिहासिक अनुभव। कि हमारे पास पीढ़ियों का अनुभव संकलित होता चला आया है, हमने विविध विषयों को संगठित कर लिया है, हम शिक्षा पद्धति के माध्यम से पहले का ज्ञान आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं, और हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी जहाँ खत्म करती है वहाँ से उसकी शुरुआत करती है। तो अगर हम लोग स्मार्ट अगर हो गए हैं तो किस वजह से हो गए हैं? कि हमारा अनुभव ज़्यादा है, ठीक है। अदरवाइज हमारी अगर क्षमता की बात करें तो हमारी क्षमता वैसे ही है जैसे कि आधुनिक मानव की क्षमताएं थी, ठीक है ना। तो ये समझ गए हम। अगर जीवन निर्वाह की बात करें तो बस वही है जिसके बारे में कई बार प्रसंग बस बात हो चुकी है कि इस पूरे प्रसंग में मनुष्य चाहे जितना भी स्मार्ट बना, बाद में वह कृषि की तरफ नहीं बढ़ सका, पशुपालन की तरफ नहीं बढ़ सका। अभी भी वह क्या रहा? आखेटक यानी कि हंटर्स। अभी भी वह क्या रहा? खाद्य संग्राहक। अभी भी वह क्या रहा? मृत जानवरों के मांस के ऊपर निर्भर रहा, जिसको एस्केवेंजिंग कहते हैं। ऐसा क्यों हो सका? अब स्टेटमेंट वाले अगर सवाल देते हैं, यूपीएससी तो एनालिटिकल स्टेटमेंट वाले सवाल पीटी में भी पूछती है। तो ऐसा इसलिए हुआ कि मानव संसाधन में सीमित थे। आधुनिक मानव अगर आता भी है तो बहुत बाद में आता है, और अगर आ भी जाता तो अगर संसाधन प्राकृतिक उपलब्ध ना हो तो जाहिर सी बात है कि फिर विकास की वह अवस्था जो कि बाद में देखने को मिली, उस अवस्था तक पहले नहीं पहुंचा जा सकता था। उसके लिए अनुकूल भौगोलिक या जलवायु परिस्थितियों की प्रतीक्षा करनी पड़ती। ये बात समझ गए? क्लाइमेट का विकास की प्रक्रिया में क्या रोल है? मेरे ख्याल से इस विषय पर भी आपको इससे जानकारी मिल सकती है। इस प्रसंग का आप ऐसे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चीज़, टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल होती रही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और दूसरा इतिहास का पूरा ड्रामा किसके ऊपर खेला जाता है? भूगोल और भौगोलिक पृष्ठभूमि के ऊपर ही खेला जाता है। जब तक भौगोलिक परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी, सकारात्मक नहीं होंगी, विकास की प्रक्रिया
आगे नहीं बढ़ पाएगी। शायद यही वजह है कि आज के समय में होने वाला जलवायु परिवर्तन हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा है और हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, उसको लेकर चिंतित भी होने लगे। ये बात समझ गया। अब आइए कि इनकी ये तो जीवन पद्धति हो गई। अगर हम इनके पारिस्थितिकी, यानी कि अगला पॉइंट क्या था आप खुद बताएं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब आप जाने कि जानना क्या है। पर्यावरण तो बात हो चुकी, पर्यावरण की, जीवन शैली की भी बात होगी, मानव संसाधन की भी बात हो चुकी। अब अगला क्या, अधिवास की बात करें। हाँ, तो अधिवास स्थल में मसला ये है कि भौगोलिक वितरण, तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से इस तरह के स्थल मिले हैं, इस तरह के उपकरण मिले हैं, एक्सेप्ट मैदानी भागों को छोड़कर। मैदानी भागों में कौन से, गंगा का भाग और सिंधु नदी का भाग। दो और भाग हैं जो मैदानी भाग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से इस तरह के स्थल नहीं मिले हैं, इस तरह के उपकरण नहीं मिले हैं। एक तो मालाबार तट है और दूसरा उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है। अब इसकी व्याख्या कैसे की जाए। मैदानी भागों में तो हम चलो मान सकते हैं कि संसाधन नहीं थे, तो फिर इस तरह का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन जहां पर कि पत्थर भी थे और जहां पर जंगल भी था, वहां पर इस तरह के उपकरण क्यों नहीं मिले। तो एक व्याख्या यह है, जिसमें कभी भी कोई पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता, कि आज भी उन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, और जब बारिश बहुत तेज होगी तो वन इतने सघन होंगे, ठीक है, जैव विविधता इतनी अधिक होगी कि वहाँ पर मानव जीवन फिर से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अंतर्हिमानी के जो भी युग आए उनकी कल्पना हम लोगों ने वैसी ही की है जैसे कि आज का मौसम हम देखते हैं, जिसको हम लोग अद्यतन युग या होलोसिन फेज कहते हैं। ठीक है, इस पूरे चरण में अगर हम देखें तो मानव अधिवास अगर इकोलॉजिकली देखें तो पहाड़ों की चोटियों पर, नदियों के किनारे, जिसको कहते हैं ना अपर रिवर बेसिन। अपर रिवर बेसिन यानी कि नदी की उच्च घाटियां। नदियां कैसे चलती हैं, ऐसे पहाड़ों में, पहाड़ों से निकलती हैं। यहां पर आप देखेंगे ना कि बहुत सारे क्या होती हैं इनकी, आपने सुना होगा कैचमेंट एरिया होता है, वाटर डिवाइड होता है, ठीक है ना। फिर इस तरह से बहुत सारी इसमें सहयोगी यानी कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं। फिर इस तरह से नदी की एक घाटी बनती है, फिर आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, डेल्टा बनता है। ये अलग अलग तीन पारिस्थितिकी को दिखा रहा है। इन सब में जीवन में अंतर होगा। आज भी देखिए कि हिमाचल के लोगों में और बंगाल के लोगों में जो अंतर है उसकी व्याख्या आप किस आधार पर कर सकते हैं, उनकी पारिस्थितिकी के आधार पर ही कर सकते हैं। अब बंगाल में फिशिंग है, बंगाल में राइस है, तो इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि वहाँ पर उसके लिए क्या है, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। तो इस समय जो मनुष्य था वह कहाँ रहता था, अपर वाले में रहता था। अक्सर आपने कुछ नदियों का नाम सुना होगा जिनको एंटीसीडेंटल रिवर कहते हैं, ठीक है। लाइम स्टोन केव्स वहाँ बन जाती हैं, ठीक है। डीप गॉर्जेस, यू शेप वैलीज, वी शेप वैलीज, ठीक है। तो इसी तरह के अभी भी आप देखिए ना कि बहुत सारी गुफाओं में जहाँ प्राकृतिक अधिवास के साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ जाकर अगर आप देखें तो पास में जरूर कोई नदी बह रही होगी, ठीक है, और उस नदी का कुछ संबंध इन गुफाओं से जरूर रहा होगा। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। तो उच्च नदी घाटियों में रहे। और अगर हम बात करें आखिरी पक्ष की, आखिरी पक्ष क्या है इनका, आप देखिए अधिवास स्थल में क्या है आखिरी पक्ष, हैबिटेशनल स्ट्रक्चर। तो इस पूरे काल में हैबिटेशनल स्ट्रक्चर के साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम चलें अन्य की तरफ तो दो ही गतिविधियां हमें दिखाई देती हैं। एक तो चित्रकला का प्रारंभ हो जाता है, जिसको आप उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। हालांकि चित्रकला अगले चरण में ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, लेकिन उसका प्रारंभ यहाँ पे हो जाता है। और इस मामले में एक और चीज़ जो अपवाद स्वरूप दिखाई देती है वह है अस्थि उपकरणों का प्रयोग। कुरनूल एक जगह है आंध्र प्रदेश में, कुरनूल में इस तरह की गुफाएं मिली हैं। एक गुफा तो ऐसी है जिसका नाम थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का है, ठीक है, मुछट्टा चिंतामणि गवी, ठीक है। और मुछट्टा चिंतामणि गवी की जो गुफा है उसी में बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। एक तो ये अपर पैलियोलिथिक के लेवल पे हमें बोन टूल्स मिल जाते हैं। दूसरा ये कि चूल्हे में आग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि आग का प्रयोग। तो आग का प्रयोग किया जाना, जिसको कॉग्निटिव रिवोल्यूशन कहा गया है, बौद्धिक क्रांति कहा गया है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके लिए अपर पैलियोलिथिक काल में ही आकर परिस्थितियां तैयार होती हैं। ये बात समझ गए आप। यहाँ पर हम लोग समाप्त कर सकते हैं अपर पैलियोलिथिक को। अब हमारे पास क्या है, मध्य पाषाण, अगला चरण। मध्य पाषाण बहुत ही सरल है, आसान है, क्योंकि अब हम बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अभी भी हमारे लिए प्राथमिकताएं वही हैं कि हमें किसकी बात करनी है,
हमारे पास पहले से पॉइंट्स तय हैं। तो इनके बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे क्या है, छोटा है, सबसे मतलब अल्पकालिक, ठीक है, और संक्रमण का काल इसको माना जाता है। संक्रमण किसके किसके बीच में आप समझ सकते हैं, हाँ, पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच में, ठीक है ना, संक्रमण का काल इसको माना जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें टूल्स की, इसमें फेजेस मायने नहीं रखते। कालखंड हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने क्रोनोलॉजी तैयार कर लिया है कि लगभग 1500-1200 बीपी से लेकर 600, 500, 5000 बीपी तक का इनका काल दिखाई देता है। तो उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। ये इतना छोटा है कि इसके सांस्कृतिक चरण हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। तो फिर हम सीधे किसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, इनके टूल्स के ऊपर, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, तीसरा पॉइंट हमारा टूल्स का है। वहां पर बड़े उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। और टूल्स में के मामले में जो सबसे पहला परिवर्तन है वह यह है कि अस्थि उपकरण का प्रयोग बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है इनके टूल्स को लेकर, वह है कि सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग हो रहा है। सूक्ष्म पाषाण के लिए अंग्रेजी में वर्ड होता है माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के बहुत ही छोटे छोटे उपकरण हैं, अक्सर ज्यामितीय आकार के होते हैं। इनमें अलग अलग का प्रयोग हम तो अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये पत्थर के बड़े छोटे छोटे उपकरण हैं। दूसरी तरफ अगर इनके टूल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर हमें, जिसको कंपोजिट टूल्स कहते हैं, कंपोजिट टूल्स की हिंदी मिश्रित, यहाँ पर मिश्रित उपकरण हमें दिखाई देते हैं, कंपोजिट टूल्स। कंपोजिट टूल्स का मतलब क्या हुआ, जब दो टूल्स को एक साथ मिला दिया जाए, जिसकी वजह से या तो उनका प्रयोग आसान हो जाए या उनका प्रभाव बढ़ जाए, ठीक है। जैसे सूक्ष्म पाषाण है, उसमें पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब उसको किसी बम्बू स्टिक पे आप फिक्स कर दे तो आपको क्या मिल गया, भाला जिसे कहते हैं, स्पेयर हेड मिल गया, ठीक है। आपके पास हैंड एक्सेस है। अब आप हैंड एक्सेस में क्या करें, एक बम्बू स्टिक लगा दें। तो कुल्हाड़ी अगर आपको दे दिया जाए काटने के लिए और उसमें जो डंडा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ना हो, तो आप कितना काट पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो डंडा लग जाने से प्रहार क्षमता बढ़ जाती है कि नहीं। तो जब दो टूल्स को मिला दिया जाता है, उसके प्रभाव बढ़ जाती है, आसानी हो जाती है उनके इस्तेमाल करने में, उसी को मिश्रित टूल्स की रणनीति कहते हैं। वो यहाँ पर दिखाई देने लगती है। और तीसरी और चौथी चीज है वह है जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक, मिसाइल टेक्नोलॉजी। आप में से कुछ लोग हैरत में पड़ गए होंगे कि मिसाइल तो आजकल इस्तेमाल होता है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, प्रक्षेपास्त्र का मतलब है जिसको फेंक के मारा जा सके, ठीक है ना। और फेंक के मारे जाने वाले उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, भाला भी, चाकू भी, घर परिवार में कभी कभी बेलन भी, मतलब हाँ कभी कभी, हमेशा नहीं। और जो हमारे पेरेंट का पुराना जूता चप्पल होता था वो भी। तो कभी भी कोई उपकरण प्रक्षेपास्त्र बन जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर एक अंतर किया जाता है कि हाथ में लेके प्रयोग करना और फेंक के मारना। तो जैसे तलवार है, ठीक है, तो उसको अस्त्र में रखते हैं कि शस्त्र में रखते हैं, शस्त्र में रखते हैं, अस्त्र में नहीं रखते। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है तीर धनुष, ठीक है ना, जिसको हम बो एंड एरो कहते हैं। तीर धनुष, धनुष बाण कह लीजिए ना, धनुष बाण। धनुष बाण का प्रयोग होने लगा, पत्थर के छोटे उपकरणों का प्रयोग होने लगा। और हमें पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नए तरह के उपकरण क्या संकेत नहीं दे रहे हैं कि नए तरह की आवश्यकताएं उभर गई थी इस समय तक, और नई तरह की आवश्यकताएं संकेत दे रही हैं कि नई परिस्थितियां विकसित हो चुकी थी। और कहाँ पे हुई थी, अब मानव संसाधन में तो नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य तो आज भी क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस ही है, ठीक है। अब अगर परिवर्तन होगा तो कहाँ होगा, भौगोलिक स्थिति में होगा। और भौगोलिक स्थिति का सबसे बड़ा परिवर्तन था, तीसरा पॉइंट इस प्रसंग में हो जाएगा कि एक ऐसे युग की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं होलोसीन, हिंदी में उसको कहते हैं अद्यतन युग। और यह युग तब शुरू होता है जब इधर मेसोलिथिक शुरू होता है और इधर अद्यतन युग शुरू होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मेसोलिथिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अद्यतन, दोनों ओवरलैप करते हैं। जैसे पैलियोलिथिक प्लिस्टोसीन ओवरलैप करते हैं, वैसे ये दोनों ओवरलैप करते हैं। अब इस युग की क्या विशेषता है, तो इस युग की विशेषता बस वही है जो हमारे युग की विशेषता है। जिस तरह के जलवायु में हम रह रहे हैं उसी तरह के जलवायु में अब हमारे पूर्वज भी आ गए।
और अद्यतन युग में जो वो था ना कि मौसम क्या था, शीत एवं शुष्क, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र हो गया ना, आर्द्र हो गया, यानी कि ह्यूमिड, मतलब नम कहते हैं जिसको, आर्द्र या नम। और क्या हो गया, दूसरा वर्ड इसके लिए है वार्म। वार्म के लिए क्या है, उष्ण, तो उष्ण कह सकते हैं, ठीक है ना, उष्ण, मतलब अंग्रेजी में वार्म, मतलब ऐसे अंग्रेजी में वर्ड यूज करते हैं वार्म एंड वेट क्लाइमेट। उससे पहले क्या था, कोल्ड एंड ड्राई, अब क्या हो गया, वार्म एंड वेट। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब क्लाइमेट इस तरह से बदलेगा तो कैसा पड़ेगा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर। ये आप कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इतिहासकारों ने भी कल्पना ही की है। अगर कथन दे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि क्या संभव था, क्या संभव नहीं था। ये जरूरी थोड़े कि हर जगह हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। कभी कभी हम भी तो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति हैं और इतिहासकार भी सामान्य बुद्धि पर निर्भर होते हैं, हर जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं तो इसका प्रयोग कर ही सकते हैं। खासतौर से ऐसे मामलों में जहां तथ्यों पर कम और आकलन पर आधारित इतिहास अधिक लिखा गया है। उस समय के लिए कोई स्रोत तो हमारे पास दूसरा है नहीं, सबने सोचा ही है, लॉजिकल बुद्धि ही लगाई है, ठीक है। तो आप बताइए कि जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ सकते हैं। आप मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ, रिवीजन क्लास है ना, आपसे पूछूंगा तो समय लगेगा, ठीक है। एक तो चीज है कि बर्फ पिघली, बर्फ पिघली होगी, तो जब बर्फ पिघली होगी तो क्या हुआ होगा, ज्यादा जगह अधिवास के लिए उपलब्ध हुआ होगा, अधिवास के विस्तार की संभावनाएं हुई होंगी, ठीक है। प्लस बर्फ पिघली तो कहीं तो गई होगी, तो कहां गई होगी, इवेपोरेशन का नाम सुना होगा आपने, पहले तो इवेपोरेशन होगा ना, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, यानी कि बारिश की शुरुआत होगी कि नहीं होगी। क्योंकि शीत वातावरण में बारिश नहीं होती है, उष्ण वातावरण में ही बारिश अधिक होती है, वरना इवेपोरेशन ही नहीं हो पाएगा। तो अब बारिश हुई होगी तो नदी नाले बने होंगे कि नहीं बने होंगे, तो मछलियां भी आई होंगी नदी नालों में, नए तरह के संसाधन उपलब्ध हुए कि नहीं हुए। ये तो बर्फ जहां गई वहां उसने कमाल दिखाया, जहां से गई वहां भी तो कुछ हुआ, वहां जमीन खाली हुई, तो जो पानी बरसा तो कहां बरसा, जमीन पे बरसा, और धूप की रोशनी पड़ी तो कहां पड़ी, जमीन पे पड़ी। अब जमीन पर अगर ये दो चीजें पड़ रही हैं तो आपको नहीं लगता कि नए तरह की जैविक गतिविधियां शुरू होंगी। बहुत सारे अनाज जिसकी खेती बाद में हम लोगों ने शुरू की, ऐसा माना जाता है कि इसी समय विकसित हुए। बहुत तरह के पशु जिनको हम आज भी डोमेस्टिकेट कर लेते हैं, उनका पालन कर लेते हैं, वो इसी समय विकसित हुए। अब जानवर जो पहले थे वो क्या थे, बड़े थे, ठीक है, चर्बीदार जिसे कहते हैं ना, वसा युक्त, मतलब फैट, चूंकि उनको ठंडे वातावरण में सर्वाइव करना होता था, ठीक है। और चूंकि फिर उनके शरीर की बनावट काफी हेवी होती थी तो उनकी हड्डियां भी काफी सख्त होती थी। अब इस नए वातावरण में नए तरह के जानवर पैदा हुए। अब ये नए तरह के जानवर चूंकि शरीर से हल्के थे तो तेज भाग सकते थे कि नहीं, तो आपको नहीं लगता कि इनका शिकार करने के लिए मिसाइल की जरूरत पड़ेगी, छोटे उपकरण की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कि नहीं। ये नए उपकरण इसलिए विकसित हुए कि नए वातावरण में नए तरह के संसाधन विकसित हो रहे थे और नए तरह के संसाधनों का प्रयोग नए उपकरण के आधार पर ही किया जा सकता था। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें एक बात अगर हम करें, ह्यूमन प्रजाति में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए उस पॉइंट को छोड़ देते हैं। आप समझ सकते नहीं कि यहाँ पॉइंट कम क्यों हो रहे हैं, इसलिए कि बाकी जगह स्थिरता है। तो अगर चौथे पक्ष की बात करें कि जिसमें जीवन निर्वाह कहते हैं, तो जीवन निर्वाह में पुरानी चीजें तो चलती रही। पुरानी चीजें क्या थी, आखेट और खाद्य संग्रहण और मृत जानवरों के मांस का भक्षण, वो तो चलता रहा। लेकिन अब कुछ नई चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। उसमें शामिल हुआ पशुपालन, ठीक है, और इसमें शामिल हुआ जिसको हम लोग कहते हैं फिशिंग। फिशिंग की हिंदी क्या होगी, मत्स्य पालन तो नहीं होगा, मछली पालन होगा, फिशिंग, मत्स्य, मत्स्य होता है, अच्छा, मत्स्य कैसे लिखते हैं, मत्स्य सही है। दो दो आधे आधे एक साथ तो होते नहीं इस्तेमाल ना, मत्स्य हलंत दे दें, मत्स्यन, मत्स्यन, अच्छा मत्स्यन,
ये फिशिंग हो गया ना, हाँ मत्स्यन, थैंक यू, ठीक है ना। तो पशुपालन और मत्स्यन यानी कि फिशिंग, ये दो चीजें शामिल हो गई, ठीक है। पुरानी चीजें चलती रही। अब आप प्रश्न पूछे कि इसमें से किसका संबंध मध्य पाषाण काल से है, मध्यपुरा नहीं, मध्य पाषाण काल से है। तो बाकी तीनों का भी है, लेकिन अगर अलग से दो ऑप्शन दें जिसमें कि मत्स्यन और पशुपालन हो तो आप उसकी बात करेंगे, क्योंकि निरंतरता का उतना महत्व नहीं होता जितना कि नई दिशाओं का महत्व होता है, ठीक है। हम्म हम्म संभावनाएं तो कुछ भी बन सकती हैं, लेकिन उनके बोन्स मिले हैं, उनके कुक्ड बोन्स मिले हैं, मतलब कुछ पके कुछ अधपके, ठीक है। अब तो ये तर्क चलता ही रहेगा कि जंगल में आग लगी जल के मर गए, आज मिल गए तो हमें लगता है कि उन्होंने रोस्टेड किया था, ठीक है। लेकिन तो तर्कों का तो अभाव नहीं है ना, वो तो चलता ही रहेगा। हमें कहीं एक अपने संतुष्टि का स्तर तय करना होता है कि अतीत है वो भी इतना प्राचीन अतीत है, जितना जान गए उतना ही काफी है, ठीक है। तो बहुत प्राचीन अतीत को लेकर हम बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे संसाधन ही सीमित, हम क्या करें, बहुत स्पष्ट रूप से हर जगह बात हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें यहां पर शामिल हो गई। अब भौगोलिक अगर हम देखें, जिसको हम लोगों ने लिखा है कि इनका अधिवास कैसा था, तो भौगोलिक वितरण में लेकर कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होते हैं। उसी तरह से इकोलॉजी में एक परिवर्तन होता है कि अब मैदानी भागों में, पहाड़ों के निकट जो मैदान होते हैं, वहां पर भी स्थल मिलने लगते हैं। और इस संदर्भ में एक घाटी है जिसको बेलन घाटी कहते हैं। बेलन घाटी का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। यहाँ लगभग सभी सांस्कृतिक चरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहली बार अधिवास भी हमें मिलते हैं, और वो भी, उसका भी अब एविडेंस कहाँ से मिलता है, बेलन घाटी से ही मिलता है। हमें ऐसे गर्त मिले हैं जिनको हम कहते हैं पिट्स, अंग्रेजी में उनको कहते हैं ना कि, मतलब पोस्ट जिसे कहते हैं, पिलर किसे कहते हैं, पोस्ट ही कहते हैं ना, स्तंभ, स्तंभ गर्त हिंदी में, स्तंभ गर्त मिले हैं। ऐसा लगता है कि उसमें कभी खंभे रहे होंगे, और उसमें खंभे रहे होंगे तो छत जैसी किसी आकृति को उन्होंने सपोर्ट किया होगा। और यह प्रमाण भी हमें बेलन वैली से मिला है। तो पहली बार कृत्रिम निवास स्थानों का साक्ष्य बेलन वैली से ही मिलता है। और पहली बार कृत्रिम निवास स्थान कब बने थे, इसी काल में बने थे, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, अन्य की तरफ हम चलें तो अन्य में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। एक तो जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि इस समय बहुत सारे अधिवास मिलते हैं। दूसरा, जिसको हम कहते हैं इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज, मरे हुए लोगों को दफनाना, यानी कि शवाधान। शवाधान भी हमें पहली बार कब दिखाई देता है, यही दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि आपकी मृत्यु के बाद भी आपके प्रति उत्तरदायी महसूस करते थे, यानी कि पारिवारिक संबंध विकसित हो रहे थे, भावनात्मक संबंध विकसित हो रहे थे, या परिवार की संस्था उभर रही थी। निश्चित रूप से हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन सावधान हमें दिखाई देते हैं। इनको कब्रगाह भी कहते हैं। तीसरी चीज ये है कि इन सावधानों से ना कुछ वस्तुएं मिली हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कब्रों से प्राप्त वस्तुएं, ठीक है। हम ऐसे लिख देंगे, कब्रों से प्राप्त वस्तुएं। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नए तरह के साधन उपलब्ध हो रहे हैं अतीत को जानने का। प्लस ये भी लग रहा है कि किसी न किसी तरह से उनका विश्वास जीवन की निरंतरता में था। ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद जीवन समाप्त नहीं होता। और ये सारे प्रमाण आपको बेलन वैली से मिलेंगे। बेलन वैली इस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इनको ना कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेव गुड्स, ठीक है ना। अब ग्रेव गुड्स देखकर जीवन शैली का तो अंदाजा कुछ ना कुछ लगाया ही जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे साथ क्या, ये माइक जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये मार्कर, ठीक है, ये कैमरा, और आप में से भी कुछ लोग ऑनलाइन वाले तो बच जाएंगे, लेकिन आप में से भी कुछ लोग, ठीक है, अगर तो उस समय अगर शिक्षण पद्धति ऐसी ही होगी तो लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मृत व्यक्ति है ये जरूर विजन में पढ़ाता था किसी जमाने में, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग भी आंकलन लगाते रहते हैं, ठीक है। उनका मग मिले, लोटा मिले, थाली मिले, ठीक है, छेनी हथौड़ी, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, अब जीवन के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी हमें
जरूर मिल जाती है, और ऐसा लगता है कि जीवन और मृत्यु से संबंधित उनकी जो धारणाएं थी उनके बारे में भी कोई जानकारी इस समय से आकर मिलने लगती है। इस समय की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है चित्रकला का प्रारंभ। भले ही चित्रकला का प्रारंभ अपर में हो चुका था, लेकिन चित्रकला का मुख्य रूप से संबंध मध्य पाषाण काल से है। और इस संदर्भ में एक जगह है, भीमबेटका का नाम सुना होगा आपने। भीमबेटका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं स्थलों की बात थोड़ी कम कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो आपके स्थल में है, ठीक है, भीमबेटका। और भीमबेटका की खोज 1957 में, ठीक है, एक इतिहासकार हैं, क्या नाम है उनका, वीएस वाकांकर, उन्होंने 1957 में भीमबेटका की खोज की थी। और अब तक के सबसे अधिक शैलाश्रय कहते हैं ना, रॉक शेल्टर्स, यहीं से मिले हैं। चित्रकला का भी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र यहीं पर है। यहाँ पे बहुत तरह का, हम लोग चित्रकला में भी इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। भीमबेटका हमारे शुरू के जो शैल चित्र हैं, शैल चित्रों के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में आएगा, वो भी है। इधर फिर आप चले जाओ मिर्ज़ापुर की तरफ, बल्कि प्रारंभिक जो खोज की गई थी तो मिर्ज़ापुर में ही की गई थी, ठीक है। सोहागी घाट एक जगह है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन सबसे प्रमुख स्थल की अगर हम बात करें तो वह कौन सा है, भीमबेटका ही, ठीक है। अब इसके बाद से आखिरी जो इस क्रम में हम लोग देखेंगे वह क्या है, नौ पाषाण। नौ पाषाण यानी कि नियोलिथिक। हमारे पास अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि हमें क्या जानना है। क्रोनोलॉजी हम लोग पहले देख चुके हैं, चार्ट में याद कीजिए, 7000 8000 BC से लेकर 1500 BC, तो उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। अगर हम चरण की बात करें तो चरण यहाँ पर भी हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ, तीसरा जो पॉइंट है उपकरण, वो मायने रखते हैं। और इस समय के जो उपकरण हैं उसमें, यानी कि इनमें अब पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, उपकरण हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, पॉइंट्स हमारे क्यों कम हो रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं ना इस चीज को, ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो जो उपकरण बने उनके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह है सेल्ट, CELT। जैसे मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो कहलाए माइक्रोलिथ्स, नौ पाषाण कालीन उपकरणों के लिए क्या प्रयोग होता है, सेल्ट। मध्य पाषाण वाले बड़े छोटे छोटे थे, ज्यामितीय आकार के थे, ये भी छोटे छोटे हैं, लेकिन इनकी एक और विशिष्टता है, और वो विशिष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये, इनको हम कहते हैं कि ग्राउंड एंड, पहले अंग्रेजी में लिख देता हूं फिर हिंदी ढूंढ लेंगे, ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल्स। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, आप में से बहुत सारे लोगों का संबंध कृषि जीवन से रहा होगा, कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो अगर उपकरणों का प्रयोग कुछ समय तक होता है तो उनका जो प्रभाव है, उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है, उनका धार घिस जाता है। तो फिर हम कौन सा तरीका अपनाते हैं, घर्षण, घिसा हुआ, उसको ऐसे ऐसे तेज कर लेते हैं ना, कभी पत्थर पर रगड़ देते हैं, कभी पत्थर ही उनके ऊपर रगड़ देते हैं, ठीक है। दोनों तरह से काम। पुराने जमाने में जो वो नाई होते थे, देखा होगा अपने साथ जो उस्तरे रखते थे, या आज के दौर में भी जो कसाई लोग होते हैं वो भी थोड़े थोड़े समय पर क्या करते रहते हैं, हाँ, तेज करते रहते हैं। उसी तरह के टूल्स को क्या कहते हैं, ग्राउंड एंड पॉलिश टूल्स कहते हैं। ये तकनीकी दृष्टिकोण से क्रांति से कम नहीं था, इसलिए कि अब इसमें दो तरह की इकोनॉमी आएगी, इकोनॉमी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इकोनॉमी ऑफ एफर्ट्स। अब आपको कच्चा माल बहुत हर बार नया ढूंढ के नहीं लाना है, तो दूसरी चीज कि हर बार नए सिरे से उपकरण नहीं बनाने हैं, बने बनाए उपकरणों की प्रभाविता को बढ़ाना है। उसके लिए आप घर्षण कर सकते हैं, यानी कि उनको हम क्या कहते हैं, हिंदी वर्ड क्या है ग्राउंड एंड पॉलिश टूल्स के लिए, घिसे हुए उपकरण। धारदार तो ये होंगे ही, धारदार होना तो एक अलग चीज है, ठीक है। पॉलिश किए हुए, धारदार एवं पॉलिश किए हुए, ग्राउंड एंड पॉलिश, घिसे हुए एवं पॉलिश किए हुए। जाहिर सी बात है कि जब पॉलिश करेंगे तो चमकदार हो ही जाएंगे थोड़ा, ठीक है ना, पॉलिश किए हुए। हिंदी में काम चला लेते हैं हम लोग, मतलब इम्प्रोवाइज करके, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी शब्द गढ़ सकते हैं, भाव नहीं परिवर्तित होना चाहिए। और बहुत शंका हो तो ब्रैकेट में अंग्रेजी वाला शब्द लिख डालिए, ठीक है। तो ये समझ गए। उसके बाद से दूसरा पॉइंट यहां पे क्या हो जाएगा, अब आप सोचिए कि यहां पर प्राकृतिक या जलवायु की बात नहीं होगी, इसलिए कि वह तो निर्धारित हो चुकी है, प्लेस्टोसिन से होलोसिन में परिवर्तन हो चुका है। उसी तरह से मानव प्रजाति की भी बात यहां पर नहीं होगी। यहां पर
मानव प्रजाति एक बार निर्धारित हो गई तो आज तक हम लोग उसी अवस्था में जी रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? इनकी जीवन निर्वाह शैली से मिलेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह क्या है? कृषि का प्रारंभ। कृषि मैंने सही लिखा है, गलत लिख दिया है? कोई बात नहीं, हम इधर से लिख देते हैं, कृषि का प्रारंभ। अब एक इतिहासकार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक, पता नहीं ये क्या क्या है, ये हर चीज है भाई साहब। इनका नाम है वी गॉर्डन चाइल्ड। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, CHILDE। अब वी गॉर्डन चाइल्ड ने एक शब्द प्रयोग किया है, नौपाषाणिक क्रांति, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, जिसको कृषि क्रांति भी कहते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि पूरे विश्व इतिहास में कुछ ही क्रांतियां हुई हैं जिनको मौलिक क्रांति कह सकते हैं। बाकी सब क्रांतियां जो हैं वो क्या हैं? वो सुपरफिशियल हैं, ठीक है ना। बाकी सब क्रांतियां, एक तो बौद्धिक क्रांति थी जो तब शुरू हुई जब हमने आग का प्रयोग करना शुरू किया, और दूसरी क्रांति तब होती है जब हमने कृषि का प्रयोग करना शुरू किया। और जैसे ही हम कृषि की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही अधिशेष उत्पादन शुरू हो जाएगा, और अधिशेष उत्पादन भी उस तरह का जिसको कि लंबे समय तक सुरक्षित रख सके। अधिशेष तो आप शिकार करते हुए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक चिड़िया की भूख थी, आपने 2 चिड़िया मार दी, लेकिन जो दूसरी चिड़िया है वह सामाजिक विविधीकरण का आधार नहीं बन सकती, इसलिए कि आप उसको कितने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं? अगले दिन खाइए, नहीं तो फिर वो खुद ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन कृषि अधिशेष की प्रकृति यह है कि उसको लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हैं, और उसके समान या असमान वितरण के आधार पर सामाजिक अंतर भी पैदा हो सकता है। तब आप बताइए कि नौपाषाणिक क्रांति कृषि की शुरुआत तो थी, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या हुआ होगा? यानी कि नौपाषाणिक क्रांति से के तत्वों को अगर ढूंढा जाए तो कौन कौन से तत्व इसके अंतर्गत आ सकते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नौपाषाणिक क्रांति के संदर्भ में सही है या गलत है? क्या हो सकता है? कृषि का प्रारंभ हो गया। अब आप सोचिए कि आप ही खुद ही कृषि के प्रारंभ से जुड़े हुए प्राणी हैं। यस, एक तो अपेक्षाकृत, मैं इसको ऐसे देख सकते हैं कि अपेक्षाकृत, ये सब कुछ अपेक्षाकृत ही है। क्या होगा? अस्थायी जीवन, रिलेटिवली परमानेंट। जीवन तो पूरी तरह से अस्थायी अभी भी नहीं हुआ है, या हो गया है? अभी भी नहीं हुआ ना। अभी भी कुछ लोग हैं घूमते हुए दिख जाएंगे आपको, गांव में, शहरों में, महानगरों में घूमते हुए लोग दिख जाएंगे। और मैं विजन के फैकल्टीज की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है, तो इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, वरना हम लोग भी खाद्य संग्रहण की प्रक्रिया में ही हैं। कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस सेंटर, कभी उस सेंटर, जो घूमते रहते हैं। तो हमारा जीवन भी उतना स्थिर कहाँ है? आपका है? कभी यहाँ, कभी वहां। तो जब भी अस्थायित्व की बात होगी वो हमेशा तुलनात्मक दृष्टिकोण से ही होगी, ठीक है ना। तो अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन शुरू हो गया। अब अपेक्षाकृत अस्थायी जीवन इसलिए कि कम से कम उतने समय तक तो रहना पड़ेगा ना जब तक कि फसल परिपक्व हो। और फिर एक जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया लेबर का, वहां जमीन कृषि के लायक हो गई, तो अगले साल छोड़ के नया भूमि क्यों काटेंगे आप, जब तक कि वहां की उर्वरता बुरी तरह से आपके दोहन से प्रभावित न हो। यानी कि एक लंबे समय तक रहने के लिए आधार तैयार हो गया आपके पास। अब आप बताइए कि जब लंबे समय तक साथ रहते हैं तो क्या होगा? अधिवास, अस्थायी अधिवासों की जरूरत पड़ेगी। कोई भी अधिवास अस्थायी नहीं है, यह भवन भी अस्थायी नहीं है। आज से 2000 साल बाद यहां पे नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हां, अस्थायी अधिवास, और अस्थायी अधिवास ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अस्थायी आवास भी। और जब बहुत सारे लोग एक साथ रहेंगे और आधार क्या होगा? कृषि और पशुपालन, तो आपको नहीं लगता है कि ग्रामीण संस्कृति विकसित होगी? आज भी गांव में पेशा क्या होता है? क्या पेशा है गांव में? कुछ लोगों की दुकानें भी होती हैं, कुछ लोग मोबाइल भी रिचार्ज करते हैं, वो अलग मसला है लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है और पशुपालन है। आपने पशुपालन शायद नहीं देखा होगा, आपकी जनरेशन ने, हमारी जनरेशन ने पशुपालन भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। तो ग्रामीण संस्कृति का विकास होगा, और जब ग्रामीण संस्कृति विकसित होगी तो ग्रामीण संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक संबंध, समझते हैं ना, ठीक है।
सामाजिक संबंध, और जब इस तरह के संबंध विकसित होते हैं तो आदान प्रदान होता है, और जब ये प्रिमिटिव लेवल पर है तो इसको हम कह सकते हैं व्यापारिक संबंध। अब एक कबीला जो पहले घूम रहा था यहां रहने लगा, दूसरा कबीला भी रहने लगा, वो कुछ और चीज का उत्पादन कर रहा है, ये कुछ और चीज का उत्पादन कर रहा है, और लंबे समय तक एक ही भौगोलिक स्थिति में रह रहे हैं, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, तो इनके बीच में व्यापारिक संबंध विकसित होंगे कि नहीं होंगे? पहले तो इससे पहले कि पता चले कि कोई कबीला इधर से गुजर रहा है, आप गए कुछ खरीदने, तब तक वो कबीला वहां से जा चुका था। यानी कि व्यापारिक संबंध भी क्या है, सामाजिक संबंधों के हिस्सा है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? ये सब इसी क्रांति का हिस्सा है। अब बताइए और क्या हो सकता है? ये सब घटक हो सकते हैं, पूछ सकता है कथन देकर कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो बताइए। हाँ, मतलब अब ये कह सकते हैं अधिशेष उत्पादन, अधिशेष उत्पादन कह सकते हैं। और जैसे अधिशेष उत्पादन होगा इससे एक चीज और उभर कर आएगी, वो क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण होगा कि नहीं होगा? कुछ लोग किसी खास शिल्प में अपने आप को, किसी लोग किसी खास पेशे में अपने आप को, ऊंच नीच की भावना भी आने लगेगी, कम से कम आर्थिक आधार पे तो आने ही लगेगी। ठीक है ना? सामाजिक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण के साथ साथ हम लोग विभेदीकरण भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है आप बताइए? आप मत बताइए, मैं ही बता रहा हूं, क्योंकि रिवीजन क्लास है, ये लर्निंग क्लास नहीं है। ठीक है। तो इसमें एक ये होगा कि मृद भांड का प्रयोग होगा अब, इसलिए कि आप संग्रहण करेंगे कहां? ठीक है। मृद भांड कैसे बनाएंगे? शुरू में ये क्या थे? हस्त निर्मित थे, बाद में क्या हो गए? चाक निर्मित हो गए। ठीक है, चाक निर्मित हो गए। यानी कि चाक का प्रथम प्रयोग कब होता है? नवपाषाण युग में होता है। लेकिन उसको चाक का प्रयोग दो तरीके से हो सकता है, इसके वर्टिकल मोशन का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसके हॉरिजॉन्टल का भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल का प्रयोग होता है चाक बनाने में, बर्तन बनाने में, और वर्टिकल का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में। तो वर्टिकल का पहला प्रयोग सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखाई देता है, जहां चाक का प्रयोग यातायात तथा संचार के साधनों के तौर पर हुआ। अभी इस अवस्था में किसके लिए हो रहा है? मृद भांड बनाने के लिए। उसी तरह से शुरू में जो होंगे वो क्या होंगे? कच्चे बर्तन होंगे। अगर चाक के भी होंगे तो कैसे बर्तन होंगे? कच्चे। ठीक है ना? और बाद में क्या होंगे? पक्के। और पक्के को कहते हैं अंग्रेजी में सेरामिक टेक्निक। कि कोई भी चीज मिट्टी का बना के आग में पका दे उसको क्या कहेंगे? सेरामिक टेक्निक कहेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार पके हुए बर्तन या सेरामिक टेक्निक का प्रयोग कब होता है? पहली बार चाक का प्रयोग कब होता है? और ये सब कुछ कृषि से उत्पन्न आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए ही तो हो रहा है। ये सब क्या है? उसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। इस तरह से आप अपनी कल्पना से और भी कंपोनेंट सोच सकते हैं। इन्हीं सब में एक काम कर देंगे अगर आप, ठीक है, इन्हीं सब विशिष्टताओं में एक चीज जोड़ दीजिए बस, और वो चीज क्या है? धातु का प्रयोग। तो क्या हो गया? चाल्कोलिथिक हो गया। चाल्कोलिथिक को इतना नहीं समझना है, चाल्कोलिथिक प्रवृत्तियां भी एक ही जैसी प्रवृत्ति है, बस यह है कि अधिक विकसित अवस्था। जैसे मान लीजिए कि चाल्कोलिथिक जीवन इससे अधिक अस्थायी था, वहां यातायात के साधन अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में आने के बाद ही उसकी बात करते हैं, अभी यहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है। बस इन्हीं सब में अगर आपने, जैसे अभी यह है ना नवपाषाणिक क्रांति कह रहे हैं, इसको अगर मुझे ताम्रपाषाणिक बनाना हो तो मैं यहां सीधे लिख दूंगा क्या? ताम्रपाषाणिक। और मैं यहां से नाम मिटा दूंगा गॉर्डन भाई साहब का। ठीक है। और यहां पर ऐड कर दूंगा कॉपर, तांबा। हो गया धातु का प्रयोग, यानी कि तांबे का प्रयोग। ठीक है। अब जैसे क्या है कि कृषि का प्रारंभ हुआ तो दिशा तो तय हो गई, अब कृषि की दशा ही तो बदलेगी। यानी कि अगर हम चाल्कोलिथिक और नवपाषाणिक यानी कि नियोलिथिक की तुलना करें तो वहां पर फसल विविधता अधिक दिखाई देगी। नवपाषाणिक युग में अगर 5 फसलों की खेती की गई तो यहाँ पर 10 के साक्ष्य मिलते हैं। नावादा तोली एक साइट है नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ से सबसे अधिक फसल विविधता देखने को मिलती है। पॉटरी ये लोग भी बना रहे हैं, नवपाषाणिक वाले भी पॉटरी, ताम्रपाषाणिक वाले भी बनाएंगे। लेकिन अंतर यह है कि ताम्रपाषाणिक जो पॉटरी होगी, जिसको BRW कहते हैं, वह
अब चित्रित है, उसके ऊपर थोड़ा सा साज सज्जा अलंकरण के तत्व दिखाई देने लगते हैं। मेटलर्जी में जैसे कायथा कल्चर है, वहां से आपको दो ढाली हुई कुल्हाड़ियां मिली हैं। मेटलर्जी भी तो दो तरह की होती है ना, हैमरिंग टेक्निक और कास्टिंग टेक्निक। तो बाकी जगह हैमरिंग ही चल रहा है, लेकिन कायथा कल्चर में कास्टिंग टेक्निक भी दिखाई देने लगती है। जॉर्वे संस्कृति जो कि सबसे प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, उसकी भी कुछ विशिष्टताएं हैं। नगरीकरण तो वहां भी नहीं हो रहा, लेकिन वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पेशे के लोग रह रहे हैं। सर्कुलर आवास है, ठीक है। और अक्सर देखेंगे कि अधिवास स्थलों पर ही क्या किया गया है, लोगों को दफनाया गया है। और कुछ विचित्र परिस्थितियां दिखती हैं जिसमें कि उनके टखने काट दिए गए, पैर काट दिए गए, ठीक है, दफनाने से पहले। अब बताओ, दफनाने से पहले आपने पैर काट दिया तो इसका मतलब क्या है कि कहीं आप डर रहे हैं कि ये जो ताऊ जी गए हैं, ठीक है, ये नहीं, दोनों बातें हो सकती हैं। प्रेम भी हो सकता है कि घर छोड़ के दूर न जाओ, तो भावनाओं की बात है ना। यह एक बात ये भी हो सकती है कि दूर जाओ चाहे मत जाओ अलग मसला है, तुम पहले निकल के मत आओ, ठीक है। ये भी एक मसला हो सकता है। घुटने काट दिए, क्योंकि भूत पिशाच में तो हम लोग यकीन करते हैं, आज भी करते हैं। आप में से कितने लोग, बहुत सारे लोग करते होंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की। अच्छा, उसमें क्या है कि कभी कभी बड़े बड़े घड़े बनाकर उसमें दफना दिया गया है किसी को। तो इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति बड़े बड़े घड़ों में दफनाए गए हैं, उनकी सामाजिक स्थिति बाकी लोगों से अलग थी। कोई सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, असामान्य प्रवृत्ति है। तो नगरीकरण तो नहीं, पूरी तरह से विविधीकरण भी नहीं, लेकिन हाँ, कुछ प्रवृत्तियां उस तरह से दिखाई देने लगती हैं। और महापाषाण के लोग जो थे, उनके साथ बस इतना जोड़ दीजिए कि ये सारी प्रवृत्तियां ऐसी ही रहेंगी। बस एक चीज जोड़ दीजिए, आयरन। कॉपर की जगह क्या जोड़ दीजिए, आयरन। बस इतना जान लीजिए कि उनकी जानकारी हमें उनके निवास स्थानों से नहीं मिलती है, हमें उनकी जानकारी उनके कब्रगाहों से ही मिलती है। और हाँ, उन्हीं कब्रों से जो चीज़ें मिली है ना, उनके आधार पर हम देखते हैं कि उनको लोहे का ज्ञान था, कृषि का भी ज्ञान था, पशुपालन भी करते थे। और महापाषाण शब्द का प्रयोग किया गया है पत्थर के उन टुकड़ों के लिए जो कि उनकी कब्रों पर लगाए गए हैं, अलग अलग पैटर्न में लगाए गए हैं। जैसे कुछ टॉपिकल हैं, कुछ सैक्राफेगी, अलग अलग उनके नाम है, नामों में मत जाइए, ठीक है। और ये पूरे भारत से मिले हैं, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों से भी मिले हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी प्राप्ति कहाँ से होती है, सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों से होती है। ये बात समझ गया। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, पॉइंट्स कम होते चले गए कि नहीं चले गए। तो जो मैंने 8 × 5 40 कहा था, वो 40 भी नहीं है, ठीक है। अब बाकी कुछ स्थल हैं, कुछ प्राप्तियां हैं, कुछ ऐसे स्थल होते हैं जो कभी न्यूज़ में आ जाते हैं, खबरों में आ जाते हैं, उनसे संपर्क में बने रहिए, ठीक है। और अगर इतना आप जानते हैं तो ठीक ठाक जान रहे हैं पैलियोलिथिक के बारे में, प्री हिस्टोरिक कल्चर्स के बारे में। मेरे ख्याल से रिवीजन में कुछ सहायक तो रहा, ठीक है, बहुत सहायक रहा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग अब कल जो बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से होते हुए आर्य वैदिक, ठीक है। अब चूंकि हमें संकल्पना और दृष्टिकोण हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद आपका, ठीक है, थैंक यू सो मच।